ऑल राइट, तो हम अपनी क्लास को ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं। सर मैं लास्ट टाइम आपसे बात कर रहा था रिगार्डिंग फेयर वैल्यू। हमने ये सारी बातें डिस्कस की थी कि फेयर वैल्यू जो है वो इन तीन प्राइस में से सिर्फ और सिर्फ बिड प्राइस ही हमारे पास होती है। ठीक है, बड़ी डिटेल अब तक इसके ऊपर डिस्कशन हो चुकी है। आई होप बात बिल्कुल क्लियर हो। अब हमें थोड़ा सा इससे आगे बढ़ना है और कुछ फर्दर बातें डिस्कस करनी है। ठीक है, बट उन फर्दर बातों से पहले मैं चाहूँगा कि हम एक क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद हम आगे जाएंगे। ठीक है, अच्छा सर, ये वन नोट के ऊपर हमने जितना एरिया अभी कवर किया था रिगार्डिंग फेयर वैल्यू, आई होप सर बात बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगी। अब हम इससे ज़रा आगे बढ़ना है और हम कुछ फर्दर बातें जो हैं इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, तो देखो एक बात जो है ना अपने माइंड में अच्छी तरह से याद रखना कि हमारे पास जो इम्पेयरमेंट है ना सर, जो हमारे पास इम्पेयरमेंट है सर, इस इम्पेयरमेंट के हमारे पास सर कोई चार जो है ना वो इंडिकेटर्स हैं। चार जो है हमारे, सॉरी, चार जो है वो हमारे इसके डिटर्मिनेंट्स हैं। सर ये डिटर्मिनेंट्स एक्चुअली क्या होते हैं, ज़रा हम इनको देखते हैं। यानी सर ये वो चार चीज़ें हैं जो हमें एक्चुअली बताएंगी कि इम्पेयरमेंट जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है, और इन चार चीज़ों के बगैर हम इम्पेयरमेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते। सर पहली चीज़ हमारे पास आ जाती है एसिड की कैरिंग अमाउंट। सर अगर हमें एसिड की कैरिंग अमाउंट ही नहीं पता तो हम इम्पेयरमेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो दूसरी बात हमारे पास आ जाती है उस एसिड की फेयर वैल्यू। सर अगर हमें फेयर वैल्यू नहीं पता तो हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो है वो कैसे करेंगे। सर तीसरी बात हमारे पास आ जाती है कॉस्ट टू सेल। सर ये तीसरा हमारा डिटर्मिनेंट है जो हमें एक्चुअली इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। सर चौथी बात हमारे पास आ जाती है वैल्यू इन यूज़। सर ये चारों चीज़ें जो है ना वो हमें पता होनी चाहिए, लेकिन एज यू ऑल नो कि हमने स्टार्ट में जो केसेस पढ़े थे उससे हमें अंदाज़ा हो गया था कि अगर हमें वैल्यू इन यूज़ या फेयर वैल्यू दोनों में से कोई एक चीज़ नहीं पता तब भी हम इम्पेयरमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, या इम्पेयरमेंट हम बता सकते हैं कि इम्पेयरमेंट जो है वो है या नहीं। जिसमें मैंने आपको सिंपल सी एग्जांपल दी थी कि व्हाट इफ़ अगर मेरी लेट से मुझे फेयर वैल्यू और कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो नहीं पता, लेकिन मैंने जब वैल्यू इन यूज़ निकाली तो मुझे पता लग गया कि सर वैल्यू इन यूज़ जो है ना वो मेरी कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा आ रही है। तो व्हाट डू यू थिंक सर, क्या मुझे फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत है? ऑफ कोर्स नॉट सर, मुझे ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि एक्चुअली मैंने तो देखना था सर कि मेरा हायर ऑफ अमाउंट क्या है। ठीक है, अगर मेरा वैल्यू इन यूज़ भी कैरिंग अमाउंट से हायर हो रहा है तो सर मुझे फिर हमारी फेयर वैल्यू और कॉस्ट टू सेल निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर सर हमने बड़ी डिटेल में बात कर ली है, तो अभी हम थोड़ा सा इससे जो है वो और आगे मूव होंगे और कुछ नई बातें जो है इसमें फर्दर हम करेंगे। ठीक है, ऑल राइट, तो सर यहाँ पर हमें कुछ फर्दर बातें करनी है। मैं आपके सामने जो है वो सबसे पहले तो एक नेक्स्ट पेज ओपन करता हूँ। अच्छा सर देखो, मैं एक छोटी सी आपके सामने एक एग्जांपल ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा जिसके ज़रिए से मैं आपको कुछ बातें बतानी है। सर पहली बात तो ये है कि लेट से ये मेरी एसिड की आज डेट है। ठीक है, मेरे पास एसिड की डेट है लेट से फर्स्ट, मेरे पास आज की जो डेट है वो 1 जनवरी 2000 लेट से 20 है। ठीक है, और मैं आपसे कहता हूँ कि सर यहाँ मुझे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है। यहाँ मुझे एक्चुअली चेक करना है मेरा टेस्टिंग ऑफ इम्पेयरमेंट की क्या मेरा एसिड इम्पेयर है या नहीं। तो पहला काम मुझे क्या करना होता है सर, सबसे आसान काम, मुझे तो पहले इस एसिड को उठा के यहाँ तक लेकर आना है। यानी सर मुझे इस एसिड की यहाँ पर एक्चुअली बुक वैल्यू रिक्वायर्ड है। सर जब मुझे इस एसिड की यहाँ पर बुक वैल्यू मिल जाएगी उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, तो उसके बाद फिर मैं इस जगह पे, सर मैं इस जगह पे अपने एसिड की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकालूंगा। सर इसके अलावा मैं अपने एसेट की इस जगह पर वैल्यू इन यूज़ निकालूंगा। तो मुझे अगर दोनों जो हैं वो मिल जाती हैं
तो मैं इजीली जो है इस पजल को वो सॉल्व कर सकता हूँ सर। मैं इजीली अपना इम्पेयरमेंट कैलकुलेट कर सकता हूँ सर। अभी तक हमने इनफ बातें करी, हमने समरी को अच्छी तरह से कवर किया है। अभी मैं चाहूँगा कि सर एक जो है आपके सामने क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, तो आप लोगों ने जी जान लगा देनी है और उस क्वेश्चन को 100% ट्रू सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करनी है। सर ये क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ सर। अपना कैलकुलेटर और अपना पेन जो है वो अपने हाथ में रखिएगा। यहाँ से सर हमने कुछ बातें करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। सर मेरे पास आंसर आ गया। मैं चाहूँगा कि पूरा क्वेश्चन आप बस आपकी एक स्क्रीन पर विजिबल हो। यस सर। सर क्वेश्चन विजिबल है। सर ये यहाँ पर हमारे पास 16 मिलियन का अमाउंट है। इन्होंने ये शो क्यों नहीं हो रहा सर? नेक्स्ट बॉक्स पर लिख देता हूँ। ठीक है सर। ये आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है सर। इस क्वेश्चन को जल्दी से जो है ना आपने सॉल्व करना है। तो मैं एक अमेंडमेंट कर देता हूँ सर, जिससे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और ट्रिकी बना दूँगा। अच्छा सर, यहाँ पर हमारे पास डेट्स में चेंज कर रहा हूँ। तो ये डेट हमारे पास 2020 नहीं बल्कि 2021 है। ठीक है सर। ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया सर। क्वेश्चन आपके साथ मिलकर रीड कर देता हूँ, फिर आपने इसे खुद से जो है वो अटैम्प्ट करना है। तो मेरे पास क्वेश्चन है कि डिटेल्स ऑफ मशीन इन द बुक्स ऑफ एग्जेड लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2020। सर मेरे पास एक मशीन है, उसकी कैरिंग अमाउंट 1 जनवरी 2020 पर सर कितनी है? सर 16 मिलियन है। सर उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 8 साल है और उसकी रेजिडुअल वैल्यू एट लाइफ एंड सर 2.5 मिलियन है, 2.5 मिलियन। सर इसके बाद मुझे पता चला कि एट 31 दिसंबर 2021 द कंपनी इवेल्युएटेड द एसेट फॉर इम्पेयरमेंट एंड फाउंड आउट द फॉलोइंग वैल्यूज। सर ये वाली उसे वैल्यूज मिली हैं। ठीक है सर। कौन कौन सी वैल्यूज मिली हैं सर? उससे पता चला कि उसका वैल्यू इन यूज है वो 9 मिलियन है, फेयर वैल्यू उसकी 8.75 मिलियन है और कॉस्ट सर उसकी इतनी है। सर मुझे जल्दी से जो है वो बता दो कि इसमें कितने का इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड होगा। यस सर, डू इट। हरिया। सर बहुत इजी क्वेश्चन है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। सर आपको इसे सॉल्व करने के लिए मिल रहा है एग्जैक्टली अभी से 3 to 4 मिनट्स। इम्पेयरमेंट नहीं होगी। इम्पेयरमेंट नहीं होगी? सर ज़रा रीचेक कर लो अपनी वर्किंग को, एक दफ़ा दोबारा ट्राई। एक बार देख लेता हूँ, दोबारा देख लेता हूँ। ट्राई इट अगेन। और बस गलती नहीं करना, ठीक है? अगर आपकी इम्पेयरमेंट नहीं होगी तो इसका मतलब आप कोई ना कोई बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। डू इट अगेन। तो मुझे आंसर चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि अब ये बिल्कुल हम इनिशियल स्टेज पर हैं इस स्टैटिस्टिक्स के। तो जब भी मैंने एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, अभी आगे जाके सर हम इसको बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीन करने वाले हैं।
यस सर, अटेम्प्ट हुआ। तो मेरे पास एक आंसर आया है, जरा जल्दी से बाकी स्टूडेंट भी करें, फिर हम आपसे शेयर करेंगे। सर इस क्वेश्चन के लिए जो ड्यू टाइम था वो ख़त्म होने वाला है, तो ज़रा जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएं, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। यस शायद अटेम्प्ट हो गया। मैं अभी कर रहा हूँ अभी। सर हमें आंसर्स मिलते जा रहे हैं, लेकिन हमें आंसर्स कुछ मुनासिब नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कोई गलती हो रही है। सर देखो, इतना इजी क्वेश्चन में भी हम गलती कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम कोई बेसिक चीज़ जो है ना वो मिस कर रहे हैं। ठीक है, हम कोई बेसिक चीज़ जो है वो मिस कर रहे हैं। तो अभी तक जो मुझे आंसर्स मिले हैं सर, मुझे ये आंसर कुछ मुनासिब नहीं लग रहे, तो ज़रा जल्दी से अपने आंसर को एक दफ़ा देख लें, अदरवाइज समय से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है। यस रिशाइल, अटेम्प्ट हो गया आपका, या हम आगे बढ़ जाएं आंसर की तरफ? आइए सर, इसको जरा हम खुद ही अटेम्प्ट करते हैं। 7 मिलियन आ रहा है कुछ। अच्छा सर, मेरे पास जब तक आंसर मुझे रिसीव हुए हैं सर, एक स्टूडेंट का मुझे आंसर रिसीव हुआ है। मेरे पास जो आंसर रिसीव हुए हैं सर, मेरे पास आंसर आए हैं सर, एक टू 7 मिलियन फ्रॉम रिशाइल। और सर नेक्स्ट मेरे पास आंसर आया है सर, एक और आंसर आया है 750 मिलियन का। सर एक और आंसर मेरे पास आया है 55625 समहाउ। सर जो भी इक्वेशन बन गई है, खैर हम इसे इग्नोर करते हैं सर, लेकिन इत्तेफाक है कि सर ये सारे आंसर हमारे जो है वो ठीक नहीं है। ज़रा हम देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या गलती कर रहे थे। सर क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। ठीक है, अभी हम इनिशियल स्टेज पे तो गलतियां होंगी, लेकिन हमारा जो मकसद है वो बस यही कि इन गलतियों को आज ही कर लेना है। ठीक है, सिर्फ दोबारा नहीं करना। सही। अच्छा सर, हम इस क्वेश्चन को जरा एक दफ़ा रीड कर रहे हैं। जो मेजर मिस्टेक है ना सर, जो स्टूडेंट ने की होंगी सर, पहली गलती तो सर ये है डेट्स की गलती। ज़रा देखो, मैंने मशीन कब परचेज की थी?
जब मैंने मशीन परचेज की थी 1 जनवरी 2020 को, और मेरा जो ईयर एंड है सर, जो जिस डेट पर मुझे इम्पेयरमेंट करनी है सर, वो है 31 दिसंबर 2021। यानी सर मुझे 2 साल तक उस एसेट को डेप्रीशिएट करना था, और फिर मुझे उसकी जो है वो कैरिंग अमाउंट चाहिए थी। ठीक है सर, पहला काम तो मुझे ये करना था। और सर उसके बाद तो सर मामला बड़ा आसान था। मुझे सिर्फ ये देखना था कि मेरे एसेट की जो रिकवरेबल अमाउंट है वो क्या है। वो तो सर आप आंखों से भी देख सकते हो, आपको नज़र आ रही है कि सर अगर ये फेयर वैल्यू है, और इस फेयर वैल्यू में से आप कॉस्ट टू सेल जो कि 570 है, उससे सर आप लेस भी करते हो ना सर, तब भी ये 9 मिलियन से जो है वो कम ही बनेगा सर, क्योंकि 8.75 तो ये ऑलरेडी ही है। ठीक है, तो आपकी जो रिकवरेबल अमाउंट है सर, वो तो सिंपली बनती है 9 मिलियन। ठीक है, आपको सर जो एक वाहिद काम करना था, वो सर सिर्फ और सिर्फ इस एसेट की कैरिंग अमाउंट निकालनी थी। तो ज़रा देख लें कि सर आप, हम IAS 16 पूरा पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो ज़रा हम इसके आंसर पर आते हैं। ये देखें सर, ये इसकी कैरिंग अमाउंट स्टार्टिंग डेट पर थी सर 16 मिलियन। ठीक है, इसके बाद हमने इसको जो डेप्रीशिएट किया है सर, फर्स्ट ईयर में ये कितना डेप्रीशिएट होगा सर, 16 मिलियन के हिसाब से। जैसे कि हम जानते हैं इसकी जो वैल्यू थी मशीन की सर, वो 16 मिलियन थी। मैंने कहा कि सर 16 मिलियन में से मैं 2.5 मिलियन लेस करता हूँ, जो कि मेरी स्क्रैप वैल्यू है, रेजिडियल वैल्यू है। सर मैंने डिवाइड कर दिया 8 से, मेरे पास मेरा डेप्रीसिएशन आ गया। सर यही डेप्रीसिएशन जो है वो मेरे नेक्स्ट ईयर का भी होगा, और सर इस तरह से मुझे मेरे एसेट की बुक वैल्यू मिल गई 12.625। ठीक है, इसके बाद सर मैंने निकाली मेरी एसेट की रिकवरेबल अमाउंट। सर रिकवरेबल अमाउंट के ऊपर मैं आता हूँ तो मुझे पता लग गया कि सर मेरी वैल्यू इन यूज़ इतनी है, और मेरी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इतनी है। मैं जानता हूँ सर मुझे हायर ऑफ लेना है, मैंने हायर ऑफ लेते हुए वैल्यू इन यूज़ को मैंने यूज़ किया, और मुझे पता लग गया कि मेरी रिकवरेबल अमाउंट जो है वो सर इतनी है। सर मेरी रिकवरेबल अमाउंट इतनी है, मेरी कैरिंग अमाउंट इतनी है सर, डिफरेंस कितने का आ रहा है? सर डिफरेंस भी हमारे पास 3.625 मिलियन का आ रहा है। तो सर ये हमारे पास जो है वो इम्पेयरमेंट लॉस होगा। तो सर मुझे जल्दी से बताओ कि आप लोग कहाँ गलती कर रहे थे, कहाँ मिस्टेक हुई, डेप्रीशिएट करने में या रिकवरेबल अमाउंट को आइडेंटिफाई करने में? वो डेप्रिशिएट करने में, वो जो मैं 2020 लिखा ने स्क्रीनशॉट ले लिया था, 2020 वाला मैं कर रहा था। अच्छा, आपने 2020 वाले पे कर दिया। ऑल राइट, यहीं आपने स्क्रीनशॉट पहले ही ले लिया था, चलो ये गलती माफ़ कर सकते हैं। तो मुझे बाकी बताओ सर, बाकी क्या गलती हो रही थी? जो दिन का 750 आ रहा है या सर 5 पॉइंट समथिंग आ रहा था सर, ये क्यों गलती हो रही थी? यस सर, 2 साल का डेप्रीसिएशन नहीं लिया था। देखो ये कॉमन मिस्टेक, मुझे पता था ये गलती होगी। ठीक है, मैंने सर ये जानबूझ के आपके सामने इस ईयर को चेंज किया, तो आपको जो है वो थोड़ा सा अटेंटिव रहना था। ठीक है, तो इसीलिए सर देखो, एग्ज़ाम में एक बात हमने सीखी कि हमें डेट्स को जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करना है। डेट्स की हम गलती नहीं कर सकते, वरना सर हम चाह कर भी पूरा सवाल जो है ना उसका सत्यानाश कर देंगे। ठीक, तो मैं फर्दर आपसे बात करता हूँ। सर यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया। मैं दोबारा से सर आ रहा हूँ समरी के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे हम डिस्कशन अपनी कर रहे थे, तो वहाँ पर हम दोबारा आ रहे हैं और कुछ फर्दर बातें जो है वो हम सीखेंगे इसमें। अच्छा सर, अभी तक हमने जो है इस IAS 16 IAS 36 के अंदर सर हमने इसका ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया था। आपके सामने मेरी PPT की स्लाइड आ रही होगी ये। यस सर, ठीक है। अच्छा सर, मैंने कहा कि सर हमने इसका ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया था कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सर हमने इसका स्कोप डिस्कस किया, फिर हमने हमने बात करी कि सर इम्पेयरमेंट जो है वो कब होगी। सर फिर हमने इसके इंडिकेटर्स के ऊपर बात की थी। सर इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बहुत डेप्थ में बात करी है। फिर हमने बात की थी कि अगर इंडिकेटर्स होते हैं तो क्या होगा। तो इसके बाद हमने फिर बात की कि वैल्यू इन यूज़ क्या होती है और हमारी फेयर वैल्यू क्या होती है। और फिर सर हम जो है वो फेयर वैल्यू के ऊपर एक बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन मैंने और आपने मिलकर जो है वो सर करी है। ठीक है, तो सर जितना एरिया अभी हमने कवर किया, ये हो कि इसमें कोई किसी को सर मसला नहीं होना चाहिए। और सर किसी का कोई भी मसला है तो सर आप जो है यहाँ पर अपने मसले को सर डिस्कस कर सकते हैं। आई होप सर मसाइल कुछ क्लियर हुए होंगे। सर कुछ फर्दर बातें मुझे आपसे डिस्कस करनी है। ज़रा मैं अपनी वन नोट की स्क्रीन पर आ रहा हूँ, और ये जो हमने अभी अभी सर ऑफर फेयर वैल्यू वाली बात पूछी पढ़ी सर, इसको मैं एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ। फिर सर हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सर मैंने आपको अभी अभी बताया था कि सर हमारी फेयर वैल्यू जो है वो क्या होती है। मैंने आपको इसकी एक प्रॉपर एग्जांपल भी दी, जिसके ज़रिए हमने बैंक एग्जांपल से समझा था कि हमारी जो है वो बिड प्राइस क्या होगी सर, ऑफर क्या होगी और रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सर इसमें मैंने आपसे कहा था कि जो हमारी ऑफर होती है सर, ऑफर मतलब जो मैंने अपनी चीज़ की वैल्यू सामने वाले को, दुकानदार को बताई। ठीक है, सर मेरी रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या होगी? रिप्लेसमेंट वैल्यू सर एक्चुअली वो वाली वैल्यू जो उस सिमिलर एसेट की, उस सेम एसेट की मार्केट में जो है, जो उसकी एक्चुअली डिमांड है। मतलब सर इसका मतलब ये कि
लेट से मेरे पास जो पेन था वही पेन अगर मेरी मार्केट में होता किसी और के पास, किसी और शॉपकीपर के पास, तो वो इसे जो है वो कितने में सेल आउट कर रहा होता। ठीक है, तो फिर हमने बिड प्राइस के ऊपर बात की थी। बिड प्राइस एक्चुअली वो वाली वैल्यू जो जब मैं अपनी चीज़ बेचने के लिए गया तो मेरे शॉपकीपर ने मुझे जो प्राइस ऑफर की वो सर मेरे लिए बिड प्राइस हो जाएगी। ठीक है, तो सर अभी हम कुछ आगे फर्दर बातें अपनी डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं रिगार्डिंग दिस। ठीक है, तो सर बड़े अटेंटिव रहिएगा और हमें कुछ फर्दर बातें इससे रिलेटेड डिस्कस करनी है। सर सबके पास मेरी वन नोट की स्क्रीन आई होप आ रही होगी, हम इसमें फर्दर बात कर रहे हैं। सर एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, आप लोगों ने मुझे जो है वो बताना है कि मेरा एसेट की जो है वो फेयर वैल्यू क्या है और उसका इम्पेयरमेंट जो है वो कितने से मेरा रिकॉर्ड होगा। सर मैंने कहा कि सर मेरे पास एक एसेट था, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में सर एजेड लिमिटेड एक कंपनी का नाम है सर, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एक एसेट आ रहा है, उसकी कैरिंग अमाउंट मेरे पास आ रही है सर लेट से ₹1000। ठीक है सर, ये ₹1000 कैरिंग अमाउंट आ रही है। उसके बाद सर मैंने कहा कि इस एसेट की जो वैल्यू इन यूज़ है सर, इसकी VIU है सर, वैल्यू इन यूज़ है सर, ये इसकी वैल्यू इन यूज़ है मेरे पास लेट से, तो मेरे पास आ रही है 800। तो मैंने कहा कि वैल्यू इन यूज़ इसकी 800 आ रही है। सर मैंने कहा कि सर इसकी फेयर वैल्यू जो है सर, जो उसकी फेयर वैल्यू है वो मेरे पास लेट से, सर जो मेरी फेयर वैल्यू है वो मुझे अभी पता नहीं है। इसके ऊपर मैं आपको एक डिटेल नोट यहाँ पर बना के दूंगा, वहाँ से हमने उसकी फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। लेकिन सर इसकी जो कॉस्ट टू सेल है सर, वो कॉस्ट टू सेल जो है वो इसकी लेट से ₹50 है। ठीक है सर, ये हमारे पास एक छोटा सा केस बन गया जिसे हमने फर्दर अब सॉल्व करना है। और सर आपको एक्चुअली इसमें जो करना है सर, वो एक्चुअली आपको यहाँ पर इम्पेयरमेंट आइडेंटिफाई करनी है। सर फेयर वैल्यू के लिए आपको क्वेश्चन ने एक छोटा सा नोट लिख कर दिया है उसने, जहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि भाई ये जो मेरा एसेट है ना, ये जो मेरा एसेट है इसकी जो बिड प्राइस है सर, बिड प्राइस क्या होती है हमने बहुत डिटेल में अभी अपनी पिछली मीटिंग में इसको डिस्कस किया है। ठीक है, हमने बात की थी कि सर बिड प्राइस एक्चुअली वो वाली प्राइस होती है जो हमारे एसेट की मार्केट वाला देने के लिए अभी अभी तैयार है। ठीक है, तो सर हमें पता लगा कि सर इस एसेट की जो बिड प्राइस है सर वो है कोई लेट से, सर बिड प्राइस है वो लेट से 900 है। ठीक है सर, ये 900 है, इसको ज़रा समझ लीजिएगा कि ये 900 लिखा है मैंने। सर इसकी जो ऑफ़र है सर, इसकी जो ऑफ़र है वो मेरे पास आ रही है लेट से, यानी ये वो वाली ऑफ़र जो मैंने एक्चुअली की थी। सर मैंने बोला कि भाई इस एसेट को जो है वो मैं ₹1000 से कम में तो नहीं बेचूंगा। ठीक है, तो तीसरी बात पर हम आ गए कि इसकी जो है एक्चुअली रिप्लेसमेंट वैल्यू है सर, वो मैंने कहा कि मार्केट में एक्चुअली ये चीज़ जो है ना वो मिल रही है लेट से कोई 950 में। ठीक है सर, मार्केट में एक्चुअली ये चीज़ 950 में मिल रही है। तो ज़रा एक बात ना मेरी अच्छी तरह से समझ है ना, एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देने जा रहा हूँ, उस बात को समझने की कोशिश करना। सर ये जो कैरिंग अमाउंट मेरी बुक्स में होती है ना, कैरिंग अमाउंट जो मेरी बुक्स में होती है, ये एक्चुअली इस बात को इंडिकेट करती है, ये एक्चुअली इस बात को इंडिकेट करती है कि मैं इस एसेट से आने वाले सालों में इतने बेनिफिट जनरेट कर लूँगा। तो अगर मेरे एसेट की बुक्स के अंदर वैल्यू आ रही है ₹1000, सर इसका मतलब क्या है कि भाई कम से कम ना, कम से कम मैं इस एसेट से ₹1000 तो सर कमा लूँगा एटलीस्ट। ठीक है, तो जब भी सर मैंने इसको अपना एक्चुअली कैरिंग अमाउंट बोला, ठीक है, तो देखो मैंने आपसे कहा कि अगर मेरे एसेट की कैरिंग अमाउंट 1000 है तो इसका मतलब भी कि एटलीस्ट इससे मैं ₹1000 इसके ज़रिए मुझे ₹1000 के इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे मिल जाएंगे। सोचो सर, अगर ये ₹1000 के नहीं बल्कि इससे जो मिलने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट हैं वो मुझे 1000 के नहीं बल्कि ₹800 के मिलें, तो सर इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि सर मैंने बोला कि मुझे बेनिफिट तो सर 800 के मिलेंगे, ठीक है, लेकिन मैंने बुक्स में 1000 से रिकॉर्ड किया हुआ है। तो सर अगर मेरे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मेरे शेयर होल्डर्स हैं, जो मेरे कंपनी के अकाउंट्स देख रहे हैं सर, उनको ये चीज़ मिसलीड करेगी सर, उनको ये चीज़ जो है ना वो जो है वो धोखा देगी सर। धोखा इस सेंस पे देगी कि हम वो ये समझ रहे होंगे कि इनके पास एक एसेट है जो ₹1000 का है, बट सर उन्हें क्या पता कि आप इससे बेनिफिट ही ₹800 तक का जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो सर इसीलिए हमारे पास IAS 36 आया, इम्पेयरमेंट की हमने रिकॉर्डिंग की। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट छोटे सा सर देना था सर, इसको आई होप अपने माइंड में आपने क्लियर रखना है। ठीक है, अब जरा सर इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं और जरा जल्दी से सर मुझे बताओ कि इसमें से जो है इसकी फेयर वैल्यू क्या होगी। सर हरी अब जल्दी से सर।
मैंने फेयर वैल्यू के लिए सर डब्बा बनाया हुआ है और नोट आपको प्रेजेंट किया हुआ है। यस सर, हरी अप। सर मैंने कहा सर टाइप करने में आप लोग को जो है ना प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आप पूरा दिन जो है वो टाइप ही कर रहे होते हो, ठीक है। यस सर, हरी अप जल्दी से। इसकी फेयर वैल्यू जो है वो कितनी होगी? सर हमारे पास मीटिंग टाइम बहुत कम रह गया है। सर 900 मुझे इसका आंसर मिला सर, बिल्कुल ठीक है आपने कहा कि सर 900 जो है वो इसकी फेयर वैल्यू होगी, ठीक है। तो सर इसकी फेयर वैल्यू 900 होगी सर, हमने अभी अभी पढ़ा था जो बिड प्राइस होती है वही इसकी फेयर वैल्यू होती है, ठीक है। तो सर यहाँ पर हमने इसके फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई करी। अभी आपसे मैं सिंपली बोलूँ कि भाई कितने का इम्पेयरमेंट आया, तो आपने कहा कि सर देखो कैरिंग अमाउंट जो है ना भाई वो 1000 रुपीज़ की है, तो मैं मुझे एक्चुअली कंपेयर करना होता है कैरिंग अमाउंट को मेरी रिकवरेबल अमाउंट से, ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट से। तो रिकवरेबल अमाउंट मैंने अगर निकाली सर मेरे पास आ रही है, मुझे एक्चुअली हायर ऑफ लेना होता है सर, मेरी वैल्यू इन यूज मेरे पास आ रही है लेट से 800 की, और मेरे पास जो मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल सर वो मेरे पास आ रही है देखो कोई 850 की। सर ये 850 कैसे आया? सर मैंने 800 में से सर सॉरी 900 में से मैंने 50 रुपीज़ लेस किए, ठीक है। ये मेरे पास 850 का मेरे पास जो है वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आया। तो इसमें में से हायर क्या है सर? सर इसमें से हायर है हमारे पास 850 रुपीज़, ठीक है। तो इसकी जो रिकवरेबल अमाउंट होगी वो 850 होगी, सही। तो यहाँ पर हमने बोला कि सर मेरे पास जो है वो 150 का मेरे पास जो है वो इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड होगा। सर बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बड़ी आसान सी बात थी, हमने इजीली समझ ली। सर इसी बात को मैं थोड़ा सा सर मुश्किल करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मैं मुश्किल करने जा रहा हूँ। आप लोगों ने जो है मेरे साथ रहना है और बातों को समझने की कोशिश ज़रूर करनी है, ठीक है। सर समझ में नहीं आए फिर वो अलग बात है, मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन सर कोशिश ज़रूर करनी है, ठीक है। अच्छा सर, सर मैंने कहा कि भाई, मैंने कहा कि मेरे पास जो बिड ऑफर है ना, मैंने कहा कि सर मेरे पास बिड ऑफर जो है वो है लेट्स से रुपीज़ 500 की। सर बिड ऑफर मेरे पास रुपीज़ 500 की है, और मेरा जो, सॉरी सर बिड ऑफर नहीं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बिड, ठीक है, बिड प्राइस। सर ये जो मेरी बिड प्राइस है वो है रुपीज़ 500 मेरे एक एसेट की, सही। और जो इसका बिड ऑफर एवरेज है ना सर, सर ये मेरे पास है 600 रुपीज़, ठीक है। सर मेरे पास जो बिड ऑफर एवरेज है ना सर, ये मेरे पास है 600। सर ज़रा मैं अपनी एग्जांपल को दोबारा से रिपीट करता हूँ, मैंने थोड़ी सी यहाँ पर मुझे एक और बात करनी थी लेकिन मैंने एक और बात गलती से कर दी। तो मैं दोबारा सर अपनी एग्जांपल को लिखने जा रहा हूँ और मेरे साथ रहना। सर मैंने कहा कि मेरे पास जो ऑफर प्राइस है ना, मैंने कहा कि सर मेरे पास जो ऑफर प्राइस है मेरी एक चीज़ की, यानी जो मैं एक्चुअली अपने सामने वाले बंदे को दे रहा हूँ कि भाई मैं इसको इससे कम नहीं बेचूंगा, मैंने कहा सर वो है रुपीज़ 500, ठीक है। और सर मैंने कहा कि जो मेरा बिड ऑफर एवरेज है ना सर, ये जो मेरा बिड ऑफर एवरेज है सर, ये है कोई रुपीज़ 600 का। सर ज़रा मुझे जल्दी से बता दो, आप लोगों की मैथ्स मुझे पता है सर स्ट्रांग होगी सर, बहुत अच्छी मैथ्स होगी आपके सर, मुझे ज़रा जल्दी से बताओगे सर इसका बिड प्राइस जो है वो क्या है? सर इसकी बिड प्राइस जो है वो क्या है? सर ज़रा बल्कि मुझे बिड प्राइस भी बताओ और मुझे ये भी बताओ कि इसकी जो फेयर वैल्यू होगी सर वो क्या है? सर टाइम बहुत कम है हमारे पास, मुझे जल्दी से इस बात का आंसर चाहिए। सर 600 का मुझे आंसर मिल रहा है। सर क्या इसकी बिड प्राइस 600 होगी? सर ज़रा गौर करो मेरी वर्डिंग पर, मैंने लिखा है बिड ऑफर एवरेज। सर थोड़ी सी मैथ्स के ऊपर और तवज्जो दें सर, और मुझे बताएं कि इसकी बिड प्राइस है वो क्या बनेगी। सर माशाल्लाह मुझे बड़े अजीबोगरीब से आंसर मिल रहे हैं।
नहीं सर, इसकी प्राइस बिड प्राइस 1200 भी नहीं होगी सर। क्या आप यहाँ तक पहुँच सके या नहीं पहुँच सके? एक दफ़ा और ट्राई कर लें। तो मुझे एक आंसर मिला है और मुझे सही आंसर मिला है। अब ज़रा मैं अब बाकी स्टूडेंट को भी बताता हूँ कि ये जो आंसर है वो कैसे आया। सर मुझे फ्रॉम रहीम बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला है। ज़रा हम देखते हैं कि ये करेक्ट आंसर आया कैसे। ज़रा गौर करना, देखो पहला वर्ड मैंने आपके सामने लिखा था ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस तो सर पढ़ते आपको पता लग गया होगा कि ऑफर प्राइस तो मुझे समझ में आती है, लेकिन सर ये जो मैंने एक नया वर्ड डाल दिया ना सर, बिड ऑफर एवरेज, सर ये किस बला का नाम है? सर इसने आप सबको जो है ना वो कंफ्यूज कर दिया होगा। ये बिड ऑफर एवरेज एक्चुअली है क्या? सर ये कोई कुछ भी नहीं है सर, बहुत आसान सी बात है। देखो मैंने बोला कि मैंने बिड प्राइस ली और मैंने ऑफर प्राइस ली, ठीक है। मैंने उन दोनों का एवरेज लिया, वो मेरे पास आया है सर 600 रुपये का। सर कुछ ऐसा सिनेरियो है, ठीक है। मैंने बोला मैंने बिड प्राइस ली और मैंने ऑफर प्राइस ली, उन दोनों को मैंने डिवाइड किया 2 से। सर 2 से क्यों डिवाइड किया? मुझे सिर्फ एवरेज लेना था। मैंने आपसे कहा था कि सर बेसिक मैथ्स इन्वॉल्व है इसके अंदर, ठीक है। तो सर इस तरह से मैंने कहा कि मेरे पास जो ये जो 600 आया ना सर, ये एक्चुअली बिड और ऑफर का एवरेज है, ठीक है। अब ऐसे में सर ज़रा देखो, मेरे पास जो है वो मेरे पास जो है सर 600 इक्वल्स टू, सर मुझे मेरी बिड प्राइस तो नहीं पता, लेकिन सर मुझे मेरी ऑफर प्राइस, सर बिड प्राइस तो नहीं पता, मैंने उसकी जगह एक्स अज्यूम कर लिया। सर ये जो मेरी ऑफर प्राइस है सर, ये तो मुझे पता है ना सर 500 रुपीज़ की आ रही है। तो इसको मैंने डिवाइड कर लिया 2 से। अब ज़रा यहाँ से सर अगर आप एक्स की फिगर निकाल सकें सर, यही आपके लिए एक्चुअली बिड प्राइस होगी। जो हमारे पास आंसर आएगा ₹700 का। सर आप कैलकुलेट जो है वो इसको कर लीजिएगा। तो सर ये एक अजीब सा कॉन्सेप्ट आपको मैंने दिया, समझ में आता है सर? बात क्लियर है? ठीक है सर, ऑल राइट। तो एक हमने छोटा सा नया कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, आई होप आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह से रिकॉर्ड हो गया होगा। अब सर एक छोटा सा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मुझे आपको देना है, उसके बाद हम इंशाल्लाह आज की क्लास ऑफ कर देंगे। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट का टाइम है। पहले तो मुझे बताओ कि अब तक कोई मसला नहीं है तो अच्छी बात है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सर एक मैंने आपसे कहा था कि हमें इम्पेयरमेंट में ना सर 4 वर्ड्स को समझना है। सर पहला वर्ड था हमारे पास फेयर वैल्यू, दूसरा था सर कैरिंग अमाउंट, तीसरा सर वैल्यू इन यूज और चौथा था कॉस्ट टू सेल। सर वैल्यू इन यूज कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल है, मैंने समराइज फॉर्म में आपसे अभी बात की पिछली स्लाइड में। तो जो डिटेल्ड सर इसकी कंप्यूटेशन है सर, वो हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अगली क्लास में सीखेंगे। सर अभी हम आ जाते हैं जल्दी से कॉस्ट टू सेल पे। हम इसको जितना डिस्कस कर पाए हम उतना डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा कि सर मेरे पास ये मेरी कंपनी है, सर मेरे पास एक एसिड ए है, सर ये मेरा एसिड ए है, और सर ये मेरे पास मेरा एसिड बी है, ठीक है। सर मैंने कहा कि इस एसिड को जो है ना, मेरा जो एसिड ए है मुझे इसको बेचना है, मुझे इसको बेचना है, सही। सर ये बेचने के लिए मुझे कुछ कॉस्ट लग रही है, कुछ कॉस्ट लग रही है सर, मुझे इसको एक्चुअली वो है सर, मुझे एक्चुअली इसको डिस्पोज करना है, ठीक है। सर मुझे इसको एक्चुअली डिस्पोज करना है, तो डिस्पोज करने के लिए मैंने कहा कि मुझे कुछ कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी। सर कॉस्ट ऑफ सेल की अगर हम टेक्निकल वर्डिंग पढ़ें तो सर टेक्निकल वर्डिंग में सिर्फ हमसे जो है वो ये कहा जाता है कि भाई इंक्रीमेंटल कॉस्ट, वो इजाफी खर्चे जो आपके डिस्पोजल की वजह से हुए, वो एक्चुअली आपके कॉस्ट टू सेल में रिकॉर्ड होंगे। सर मतलब क्या? मैंने बोला कि सर देखो मैं एक चीज़ बेच रहा हूँ ना, अब एक चीज़ बेच रहा हूँ सर, उस चीज़ को मुझे उठा के सर जो है वो सप्लायर की दुकान तक लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि भाई इसको आप खुद लेकर आओ। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है सर, अगर आपने ये इनकर नहीं की ना तो ये आपका ऐसे दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है सर, ये मेरे पास लाजमी मेरी कॉस्ट टू सेल के का पार्ट है, ठीक है। ये मेरी कॉस्ट टू सेल का पार्ट है। इसके अलावा मैंने बोला कि सर ये जो मैं अपना एसेट बेच रहा हूँ ना सर, इसके लिए एक स्टैम्प पेपर भी सर बनता है, सही। ये सर स्टैम्प पेपर भी जो है वो बनता है सर, ये भी मेरा कॉस्ट टू सेल का पार्ट है, ठीक है। और सर मैंने आपसे इससे कहा कि कुछ ट्रांसफ़र टैक्सेस होते हैं सर, कुछ ट्रांसफ़र टैक्सेस होते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ साथ इनको कॉपी भी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सर ये स्लाइड्स मिल जाना सर ये इनफ नहीं है, ठीक है। आपने जो है इनको कॉपी भी करना है। तो हमने कहा कि सर ट्रांसफ़र टैक्सेस जो है हमारे पास, ये भी हमारे पास जो है हमारी कॉस्ट सर में रिकॉर्ड हो जाएंगे। सर ये ट्रांसफ़र टैक्सेस होते क्या है, नेक्स्ट आप इंशाल्लाह इस पर बात कर लेंगे थोड़ी सी। सर मैंने कहा कि ये जो एम्प्लॉय हमारे एसिड ए पर काम कर रहे थे ना सर, अब क्योंकि ये एसिड ए तो हमारा डिस्पोज होने चाह रहा है, अब सर इनको काम करना पड़ेगा एसिड बी के ऊपर, तो इन्हें मुझे कुछ ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। तो मुझे इन्हें कुछ ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी ताकि अभी एसिड एसिड बी के ऊपर काम करना सीख लें। तो सर ये जो ट्रेनिंग कॉस्ट है जो मैं अपने एम्प्लॉय को दे रहा हूँ
क्या ये मेरी इजाफी कॉस्ट है? सर इजाफी कॉस्ट तो देखो मुझे लग रही है, लेकिन क्या ये मेरे इसी एसेट के लिए हो रही है? यानी अगर मैं ये कॉस्ट ना इनकर करूँ तो क्या मेरा डिस्पोजल पॉसिबल नहीं है? सर डिस्पोजल तो पॉसिबल है, ये तो मैं बात की बात सोच रहा हूँ। तो सर याद रखना कि ये जो मेरे एम्प्लॉयज़ जो मेरे अभी रिडंडेंट होंगे सर, अभी बेकार हो गए, इनको मुझे दूसरे एसेट की यूज़ करने के लिए इनको ट्रेन करना था। सर ये कॉस्ट मेरी